मधुमेह मापने का तरीका क्या होता है, मधुमेह का तालिका क्या होता है, मधुमेह का माप क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मधुमेह के इलाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी ब्लड शुगर को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले आप एक सूची बनाएं और उसमें नियमित रूप से ब्लड शुगर का जो माप आता है उसे क्रमबद्ध करें। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि एक तरह का नक्शा उभरने लगा। यह ऊपर नीचे होता रहता है। नक्शा आपको यह बतलाता है कि इस तरह से आप अपनी ब्लड शुगर में हो रहे उतार चढ़ाव को सही खान पान, कसरत और दवाइयों के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। मधुमेह के 3 स्तर होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का, दूसरा मधुमेह का प्रारंभिक और तीसरा स्थापित मधुमेह। ब्लड शुगर परीक्षण भी 3 तरह के होते हैं, खाली पेट, भोजन के 2 घंटे बाद और ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण। चलिए मैंने एक फिगर बना करके पहले से रखा है, उस फिगर पे आप लोगों को समझाते हैं। चलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि व्यक्ति की श्रेणी 3 होती है, साधारण और प्रारंभिक मधुमेह, स्थापित मधुमेह। और इसे मापने का 2 समय होता है, एक हो गया खाली पेट का माप और दूसरा हो गया खाना खाने के बाद का माप। इसमें हो गया खाली पेट में न्यूनतम मान और अधिकतम मान, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का माप, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का माप होता है। तो साधारण जो व्यक्ति है जिनको ब्लड शुगर नहीं है उनका माप होता है न्यूनतम खाली पेट न्यूनतम में 70 से लेकर के और अधिकतम 100 तक हो सकती है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद उस व्यक्ति का शुगर लेवल 140 तक हो सकता है। और प्रारंभिक मधुमेह के बारे में बात करें तो प्रारंभिक में न्यूनतम खाली पेट का माप न्यूनतम में 101 से लेकर के अधिकतम यानी कि 100 से लेकर के 126 तक खाली पेट हो सकता है, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 से लेकर के 200 तक हो सकता है। और स्थापित मधुमेह के बारे में बात करें तो स्थापित मधुमेह में 126 से 200 तक हो सकता है खाली पेट, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का माप 200 से लेकर के 550 तक हो सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई गर्भवती महिला है और किसी कारणवश ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण लेती है तो इस तालिका का परिणाम आप पर लागू नहीं होगा। इसका कारण है कि गर्भ की अवस्था में स्त्रियों में रासायनिक तत्व हार्मोन्स का माप असंतुलित हो जाता है और कुछ महीनों के लिए ब्लड शुगर रोग हो जाता है, जो बच्चा होने के बाद ठीक हो जाता है। मधुमेह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए गए हैं। सबसे पहला है ग्लूकोज एक आम साधारण शक्कर है जो वनस्पति और पशु जगत में ऊर्जा प्रदान करने वाली मुख्य आणविक स्रोत है। दूसरा है अग्नाशय यानी कि पाचन ग्रंथि, इंसुलिन नामक एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व को उत्पन्न कर हमारे शरीर की रक्त शर्करा को संतुलित करता है। तीसरा हो गया असंतुलित रक्त शर्करा मात्रा हृदय रोग, गुर्दे का रोग और अंधापन जैसे जटिल रोगों को बढ़ावा देती है। चौथा हो गया ग्लूकोज की सघनता, बढ़ोतरी खून में शक्कर को बढ़ाती है जिसमें रोगी मधुमेह समुचित बेहोशी की नींद हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा जब भी वीडियो चढ़े आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ का कारण क्या क्या होता है। डायबिटीज़ एक अस्थायी रोग है जो लंबे समय तक रहता है और ठीक होने में मुश्किल होता है। जब शरीर पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है या शरीर इंसुलिन का उपयोग पूरे तरीके से नहीं कर पाता है तब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है जो कि डायबिटीज का मुख्य कारण बनता है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। WHO के अनुसार दुनिया भर में 422 मिलियन लोग डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहे हैं।
और कोरोना काल से डायबिटीज और भी रफ्तार पकड़ लिया है, और जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन लोगों में डायबिटीज का खतरा और भी बढ़ चुका है। आप शुरुआती दिनों के लक्षण पहचान कर डायबिटीज का पता लगा सकते हैं और खुद को आने वाली स्वास्थ्य परेशानी से बच सकते हैं। और सबसे पहला है डायबिटीज के शुरुआती लक्षण। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण में क्या क्या होता है इसके बारे में आप पहले जान लें। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण, डायबिटीज टाइप 1 में लक्षण जल्दी दिखते हैं और डायबिटीज टाइप 2 में लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। जब खून में शुगर लेवल ज़्यादा होने लगे तब इसके लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला है यूरिन का बढ़ना। यूरिन किडनी खून में मौजूदा शुगर को फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती। इससे अतिरिक्त शुगर निकालने का एकमात्र तरीका यूरिन के रास्ते है। और दूसरा है प्यास लगना। यूरिन ज़्यादा आने के कारण शरीर में पानी की कमी से प्यास महसूस करते हैं। ज़्यादा प्यास लगना डायबिटीज टाइप 2 के लक्षण है। तीसरा है भूख बढ़ना। डायबिटीज में इंसुलिन के कमी या प्रतिरोध के कारण खाया हुआ खाना एनर्जी में बदल नहीं पाता, जिसके कारण हम अक्सर भूख महसूस करते हैं। चौथा है वजन कम होना, वेट लॉस। डायबिटीज में अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पादन के कारण शरीर में खून से ग्लूकोज को बड़ी सेल में नहीं पहुंचा पाता है एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल के लिए, जिसके कारण शरीर फैट और मांसपेशियों को बर्न करने लगता है। एनर्जी के लिए वजन कम होने लगता है। और पांचवा है घाव या चोट का धीरे धीरे भरना। खून में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण ऐसा होता है। डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों में ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा थकान महसूस होना, सिर दर्द, धुंधलापन दिखाई देना, रेंक्ट संक्रमण, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत और दिल की धड़कन तेज होना डायबिटीज के शुरुआती लक्षण होता है। इनमें से कोई एक लक्षण या एक से ज्यादा लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और इनमें कुछ शुरुआती लक्षण और कुछ गंभीर लक्षण है जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब खून में शुगर लेवल कम हो तब इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं बेचैनी, कपकपी, ज्यादा भूख लगना और पसीना आना। और कुछ गंभीर केसेस में ये लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि बेहोशी, दौरा पड़ सकता है और व्यवहारिक बदलाव। चौथा है शुगर लेवल कम होना। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे मरीजों में होता है। इसमें ज़्यादातर मामले हल्के और सामान्य होते हैं, इमरजेंसी वाले नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि शुगर को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, डायबिटीज को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। शुगर एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो कि भारत में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक में भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर शुगर की बीमारी होने पर व्यक्ति को जीवन भर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका इलाज आप घर पर कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा वीडियो जब भी चढ़े आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्या क्या 5 नुस्खे हैं जिसकी वजह से डायबिटीज शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले है मखाने। मखाने में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह दिल की बीमारी से लेकर के जोड़ों तक में भी फायदेमंद माना गया है। अगर आपको शुगर का समस्या है तो और उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन खाली पेट मखाने के 5 से 7 दाने खाने होंगे। कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करने पर आपके ब्लड शुगर लेवल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और दूसरा है करेला। करेला भले ही स्वाद में कड़वा हो लेकिन इससे होने वाले लाभ बहुत ही मीठे होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए करेले का रस प्रतिदिन सुबह लेना चाहिए। करेला में हाइपोग्लाइकेमिक वायु पदार्थ होता है जो रक्त के शर्करा के उच्च स्तर का इलाज करने के लिए उपयोगी होता है। तीसरा है करी पात। अगर आपको करेले का रस पीना संभव नहीं है तो आप दिन में 3 से 4 बार करी पात के पत्तों को चबाएं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। चौथा है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने के पत्तियों को ठंडियों के मौसम में आमतौर पर अधिकतर लोग चटनी बनाकर खाना पर बेहद पसंद करते हैं।
तो हम क्यों ना ऐसा चटनी तैयार करें जिससे कि हम ब्लड शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सके। ऐसा चटनी का उपयोग करें। ऐसा चटनी का उपयोग करने के लिए आपको पुदीने के पत्तियों में अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन और खट्टे अनारदाना को मिक्स करके पीस करके तैयार कर ले। उसके बाद आप इस चटनी को प्रतिदिन सेवन करें जिससे कि आपका ब्लड शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए आपकी डायबिटीज़ की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पाँचवा है जामुन। जामुन इंसुलिन रेगुलेशन में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। जामुन खाने के साथ साथ जामुन के पत्तियों को भी खाया जा सकता है और उसके बीज को भी आप सुखा करके उसका बारीकी से पाउडर बना ले और उसका पाउडर प्रतिदिन सेवन करें। इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम एक ऐसा मेडिसिन लेकर के आए हैं, ऐसा चमत्कारी, अद्भुत और अनोखा मेडिसिन लेकर के आए हैं शुगर, डायबिटीज, मधुमेह के मरीजों के लिए, जो कि उन लोगों को बहुत ही कम रेट में खरीदने को मिलेगा। आप लोग उसे बहुत ही कम रेट में खरीद पाएंगे। ऐसा क्या मेडिसिन है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इस मेडिसिन को आप मात्र 43 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। तो आप इस मेडिसिन को 43 रुपये में खरीद सकते हैं और आप इस मेडिसिन को किसी डॉक्टर के राय सलाह से ही लें। और इस मेडिसिन को सुबह आप खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सबसे पहले कि किसी डॉक्टर के राय सलाह से ही ये मेडिसिन लें। बगैर जांच के आप ये मेडिसिन नहीं खाएं। इसमें आपको मैं आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे आपको बता दूंगा, उसको आप बगैर किसी डॉक्टर के राय सलाह के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर से जांच करा करके ही ये मेडिसिन आप चला सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये मेडिसिन है ओजोमेट PG1। इस दवा का प्राइस है अभी 43 रुपया 92 पैसे, यानी कि 44 रुपया इसका प्राइस है। आप इसको एक गोली सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और आपका शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ओजोमेट PG2 लेना है। जो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 रहेगा, सेम यही, लेकिन वो 2 mg होगा। वो PG2 होगा, ये PG1 है और वो PG2 होगा। उसका भी दाम सेम आपको मिलेगा, इतना ही रेट में वो भी पड़ेगा 43 रुपये 95 पैसा, या कुछ थोड़ा पैसा में डिफरेंस होगा, नहीं तो उसका रेट भी इतना ही पड़ेगा। अगर आपको कमजोरी एहसास हो रहा है, कमजोरी ऐसे तो चीनी का दवा खाने पे कमजोरी एहसास होता ही है, कमजोरी होता है, वीकनेस होता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो कमजोरी होता है, उसके लिए आपको कोवाडेक्स CZS लेना है। देखिए यहाँ पे कोवाडेक्स CZS, इसका प्राइस आपको 93 रुपये 40 पैसा है, 93 रुपीज़ इसका प्राइस 93 रुपीज़ है। और इसको आप रात में खाना खाने के बाद सोते समय इसको आपको खाना है। इसे सिर्फ रात में लेना है। तो आप इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जब वीकनेस हो तो ज़रूर इसको लेना ही लेना है। आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो चलिए कुछ आयुर्वेदिक दवा भी आप लोगों को प्रोवाइड मैं कराना चाहता हूँ। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है उन लोगों के लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बताना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा वीडियो जब भी चढ़े आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। तो घरेलू नुस्खे क्या है उसके बारे में आप जान लें। घरेलू नुस्खे मेथी, जो कि हम लोग को रसोई में उपयोग होता है, मेथी, उस मेथी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। मेथी को आप 2 चम्मच शाम को 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। सुबह हमें दिशा होकर के आए, उसके बाद कुला गलाली कर ले। कुला गलाली करने के बाद मेथी को आपको खा लेना है और मेथी पानी को भी पी लेना है। मेथी पानी को भी आपको पी लेना है। ऐसा करने से 15 से 20 दिन में
शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अपना खान पान पर ध्यान रखिए, उसी से आपका शुगर लेवल कंट्रोल हमेशा के लिए रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको शुगर की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बारे में, शुगर के बारे में। आजकल बहुत से सारे लोग प्रचारित कर रहे हैं, 3-4 ऐसे बातें हमको सुनने को मिल रहा है। बहुत से सारे लोग भी बात कर रहे हैं कि शुगर जो है, मधुमेह, डायबिटीज़ 30 से 40 वर्ष के उम्र में हो जाता है। सबसे पहला ये सुनने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ एक अनुवांशिक बीमारी है। और तीसरी बात ये सुनने को मिल रहा है कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और चौथा ये सुनने को मिल रहा है कि डायबिटीज़ के लिए, जब किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसे पूरा जीवन डायबिटीज़ का दवा खाना ही पड़ता है। तो ये सभी बातें जहाँ तक हमारे देखने से ये सही नहीं है, ये सभी बातें गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि हम लोगों ने बहुत से सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किए हैं जो कि अभी फ़िलहाल में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं बगैर दवा पानी के, और वो अच्छे से अपना खान पान कंट्रोल किए हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक अच्छे से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ 30 से 40 वर्ष की उम्र में हो जाता है कि नहीं। तो डायबिटीज़ का कोई उम्र तय नहीं है कि 30 से 40 वर्ष के उम्र में ही होगा कि नहीं होगा, और ये डायबिटीज़ हर किसी को होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात जान ली। डायबिटीज़ 30 से 40 वर्ष के उम्र में ये फिक्स नहीं है कि हर किसी को होना ही होना है, और डायबिटीज़ का कोई लिमिट नहीं है कि कब और किस समय किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम लोगों के पास एक मात्र 6 साल का बच्चा आया था, उसका डायबिटीज़ का लेवल 300-350 था, और उस बच्चे का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, और उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुए लगभग 2 साल हो गया, अभी तक उसको डायबिटीज़ का कोई दोबारा फिर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। दोबारा जांच करके 2 बार 3 बार जांच करा करके देख लिया गया है, उससे डायबिटीज़ यानी कि शुगर अभी तक फिलहाल दोबारा नहीं हुआ है, और वो अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। सबसे पहले ये बात जान ले कि डायबिटीज़ का कोई लिमिट समय नहीं है, और वो ये नहीं है कि हर किसी को 30 से 40 वर्ष के उम्र में हो ही जाए। और जैसे कि बहुत लोग बता रहे हैं कि 30 से 40 के उम्र में हो जाए, तो जिसके मांसपेशियों पे प्रेशर दिया जा रहा है कि 30 से 40 वर्ष के उम्र में हो जाता है, तो वो मानसिक तौर पे वो उसमें जब डूबा रहेगा, वो उसे सोच में पड़ जाएगा कि 30 से 40 वर्ष के उम्र में हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। तो जब उसका मांसपेशियाँ ही टोटल उसी पे गौर करने लगेंगे, उसके पूरे मांसपेशियाँ उस पर ध्यान देने लगेंगे, तो उसको डायबिटीज़ होने का एक खतरा बना रहता है, और धीरे धीरे हो जा करके डायबिटीज़ का पेशेंट बाद में साबित हो जाता है। तो इस पर आप लोग ध्यान न दें कि 30 से 40 वर्ष की उम्र में आप लोगों को डायबिटीज़ होना ही होना है। और एक हम लोगों के पास एक और लड़की आई थी जिसका उम्र यही 12 या 13 साल के करीब था, उसका शुगर लेवल 550 था। उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, उसका दवा चलाया, और वो अभी फ़िलहाल में उसका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। उसका इलाज किए साल भर हो चुका है, अभी फ़िलहाल में वो ठीक है, और अपने खान पान से वो अच्छा जीवन जी रही है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के लिए पूरा जीवन उसको दवा चलाना ही पड़ेगा, और 30 से 40 वर्ष के उम्र में उसको डायबिटीज़ होना ही होना है, ये पूरे तरीके से सही नहीं है। और रही दूसरी बात कि डायबिटीज़ एक अनुवांशिक बीमारी है, ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अनुवांशिक बीमारी यानी कि माता पिता को शुगर अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, अगर दादा दादी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, तो आपको होना ही होना है, ये पूरे तरीके से सत्य नहीं है। इसलिए कि ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके खान पान के बर्ताव से आपको हो सकता है, लेकिन ये पूरे तरीके से सत्य नहीं है कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था तो आपको होना ही होना है, ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। और रही तीसरी बात कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। आपको मैंने बताया कि
हम लोगों ने 2 बच्चों का ट्रीटमेंट किया जो कि अभी बगैर दवा के ठीक है। उन लोगों के अलावा भी बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास आए जिनका डायबिटीज़ का इलाज हम लोगों ने किया और मात्र 1 से 2 बीट दवा खाए और वो फिलहाल में अच्छे जीवन जी रहे हैं और बहुत दिन हो गया उन लोगों का इलाज किए हुए। अभी भी 2 बार 3 बार उन लोगों का डायबिटीज़ का जाँच करा लिया गया है और वो अभी फिलहाल में उन लोगों का शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है कि डायबिटीज जब किसी को हो जाए तो उसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरे तरीके से इस बात में भी सत्य बात नहीं हमको दिख रही है। और रही चौथी बात कि डायबिटीज के लिए पूरा जीवन दवा खाना ही पड़ेगा, तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। डायबिटीज अगर आपको हो गया है तो उसके लिए आपको पूरा जीवन डायबिटीज का दवा खाना ही पड़े, ये पूरे तरीके से सत्य हमको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि दवा खा लिए ठीक हो गए, उसके बावजूद अपना खान पान मेंटेन रखे हैं और उन लोगों का डायबिटीज का लेवल जो है, शुगर का लेवल है, वो बिल्कुल कंट्रोल है, अपने लेवल से नीचे रह रहा है, अपने लेवल से पार नहीं कर रहा है और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि डायबिटीज कोई एक फिक्स उम्र, डायबिटीज में कोई फिक्स उम्र नहीं होता है, ये 30 से 40 वर्ष की उम्र में होगा कि 4 से 5 साल की उम्र में होगा। तो इसके लिए फिक्स उम्र भी नहीं होता है, मतलब कि डायबिटीज हर एक इंसान को हो जाए, तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। और रही दूसरी बात कि डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी है, ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। तीसरी ये है कि डायबिटीज के लिए जब डायबिटीज किसी को हो जाए तो उसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। और रही चौथी बात कि डायबिटीज जब किसी को हो जाए तो उसके लिए पूरा जीवन दवा खाना ही पड़ता है, तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। इसलिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो दवा खाए, उनका इंसुलिन और पेनक्रियाज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनका इंसुलिन अच्छी तरह से बन रहा है, पेनक्रियाज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इन चारों बातों में ऐसा कोई सत्य हमें दिखाई नहीं दिया, जो कि आजकल बहुत से सारे लोग इसे प्रचारित कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दें कि आप लोग सबसे पहले कि कोई अपने दिमाग में ये ना रखे कि हमको 30 से 40 वर्ष के उम्र में डायबिटीज हो जाएगा। और रही दूसरी बात कि डायबिटीज एक आनुवंशिक बीमारी है, अगर आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को था तो आपको होना ही होना है, ये पूरे तरीके से सत्य नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस पे ध्यान दें, अपना खान पान थोड़ा सा सुधार कर ले और आप अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करें। और रही तीसरी बात कि डायबिटीज को जैसे कि बोला जा रहा था कि प्रचारित किया जा रहा था कि डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, तो ये भी पूरे तरीके से सत्य नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको डायबिटीज है तो उसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो डायबिटीज आपका ठीक नहीं होगा, ये अपने दिमाग में ना रखें। और अभी तीसरी बात कि अगर आपको डायबिटीज हो चुका है तो उसके लिए पूरा जीवन आपको दवा खाना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डायबिटीज हो चुका है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने खान पान पे ध्यान दें। आप दलिया का सेवन करें, आप गेहूं का दलिया सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम गेहूं का दलिया का आप सेवन करें। और अगर आपका डायबिटीज लेवल अधिक है तो आप शाम में मेथी को 1 कप पानी में 2 चम्मच मेथी को डाल दें, सुबह में आप दिशा होकर के आए, उस मेथी को आप खा लें और उसके बाद पानी को पी लें। अगर आप इस घरेलू नुस्खे को आप अगर 1 माह तक करते हैं तो आपका डायबिटीज लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने खान पान पर ध्यान दे रहे हैं तो ये सभी प्रॉब्लम आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमको खुशी मिलती है, हम उससे मोटिवेट होते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा जब भी अगला वीडियो आए आपके पास तुरंत वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ से नहीं बचना चाहिए, और इसमें हम आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 10 घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइट और आयुर्वेदिक घरेलू उपचार जरूरी है। आयुर्वेद में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक इसे जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में एक बार डायबिटीज़ होने पर आपको पूरी ज़िंदगी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी दवा का सेवन करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहने के लिए आपको अपना खान पान, लाइफ स्टाइल को बदलना ज़रूरी है। आपको ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना होता है। खाने में बिना स्टार्च वाले फूड्स शामिल करने होते हैं। इसके अलावा मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। अगर आपने जरा सी लापरवाही बरती तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीज को अपना वजन कंट्रोल करने की भी बहुत जरूरी होती है। हालांकि कई लोगों का शुगर लेवल इन बातों का ध्यान रखने के बाद भी कम नहीं होता है। ऐसे में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयों और घरेलू नुस्खों को भी अपना सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि डायबिटीज के लक्षण क्या क्या है। टाइप 1 डायबिटीज होने पर लक्षण बहुत तेजी से दिखते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में शुरुआत में काफी कम लक्षण नजर आते हैं। ये है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण। सबसे पहला है चिड़चिड़ापन, दूसरा है आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, तीसरा है घाव का देरी से भरना, और चौथा है स्किन इन्फेक्शन, पांचवा है बहुत प्यास लगना, छठा है बार बार टॉयलेट जाना, यानी कि बार बार पेशाब आना, बहुत भूख लगना, वजन कम या बेसी होना, नौवा है थकान, 10वां है ओरल इन्फेक्शन, और 11वां है वजाइनल इन्फेक्शन। तो हम इसके बारे में जानेंगे। डायबिटीज के आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर है जामुन, जामुन के बीज। डायबिटीज के आयुर्वेदिक इलाज में जामुन के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जामुन की गुठलियों को, यानी कि जामुन के बिया को, जो उसके जामुन में जो बीज होता है उसी बीज को गुठलिया कहा जाता है। जामुन की गुठलियों को सुखाकर पीस ले, इसका चूर्ण बना ले। अब इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। 1 चम्मच से ज्यादा इसको नहीं लेना है। इससे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा है अंजीर के पत्ते। अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाने या पानी में उबालकर पीने से मधुमेह कंट्रोल रहता है। अंजीर के पत्तों में मधुमेह विरोधी गुण होते हैं, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम करने में मदद मिलती है। और तीसरा है मेथी। मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के बीज खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह खाली पेट बीज समेत पानी को पी ले। आपको इसके आधे घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खानी है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगा। इसके आधे घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खानी। और चौथा है जैतून का तेल। जैतून के तेल का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। जैतून के तेल से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। लंबे समय तक जैतून के तेल का उपयोग हार्ट संबंधित बीमारियों के खतरा भी कम रहता है। 5वां है लहसुन। लहसुन को आयुर्वेद में काफी इस्तेमाल किया जाता है। सभी के घरों में खाने में लहसुन का उपयोग किया जाता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने और मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद मिलती। इसके लिए रात भर लहसुन की 2 से 3 कलियां पानी में भिगो कर रख दे और सुबह खाली पेट इन्हें चबा कर खा ले, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी। 6ठा है दालचीनी। खड़े मसालों में दालचीनी सभी के घरों में इस्तेमाल होती है। दालचीनी से डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए रोज आधा चम्मच दालचीनी पाउडर का सेवन करें। 7वां है अंगूर। अंगूर के बीज। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अंगूर के बीजों का
भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण पाए जाते हैं। अंगूर के बीज को पीसकर चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर के बीज में विटामिन ई, फ्लेवोनोइड्स, लिनोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज के इलाज में प्रभावी होते हैं। 8वां है एलोवेरा। पिछले काफी समय से आयुर्वेद में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए भी एलोवेरा के जूस का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जूस पीने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एलोवेरा में हाइड्रोफिलिक फाइबर, ग्लूकोमानन और फाइटोएस्ट्रोल जैसे तत्व होते हैं जिससे ब्लड शुगर कम रहता है। 9वां है आंवला। आंवला डायबिटीज में भी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला खाने में हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं। आंवला खाने के 30 मिनट में ब्लड शुगर लेवल कम किया जा सकता है। आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां है नीम। नीम के पत्ते चबाने और रस पीने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। इसके अलावा नीम में एंटी डायबिटीज गुण भी पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में। क्यों बन जाते हैं शरीर में स्टोन, जाने वजह, कारण और क्या खाए क्या ना खाए, इसके बारे में जानेंगे। शरीर में पानी की कमी पथरी का मुख्य कारण बनता है, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन किडनी में एक छोटा सा स्टोन हो तो भी कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम की वजह बन जाता है। स्टोन की वजह से क्रोनिक किडनी रोग होने का आशंका रहता है। क्या आप जानते हैं कि शरीर में किस वजह से स्टोन बनता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टोन बनने की वजह क्या है, उसके बारे में जानेंगे। शरीर में पानी की कमी की वजह से पथरी बनने का मुख्य कारण बनता है, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं। दरअसल यूरिक एसिड मूत्र का एक घटक, यूरिक एसिड को पतला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का जरूरत होता है और ऐसा न होने पर मूत्र अधिक अम्लीय बन जाता है। यह अम्लीय गुर्दे की पथरी बनने का मुख्य कारण होता है। ये स्टोन शरीर में लंबे समय तक रहे तो गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इससे मूत्र में यानी कि पेशाब में रुकावट उत्पन्न कर सकती है। अगर ये स्टोन मूत्र वाहिनी की तरफ चले जाए तो इससे मूत्र नली के आसपास दर्द, मूत्र में रक्त यानी कि पेशाब में ब्लड, उल्टी और मितली, मूत्राशय में सफेद रक्त कोशिकाओं या मवाद होना, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या मवाद होना, मूत्र की मात्रा में कमी, मूत्र करते समय जलन, बार बार मूत्र की इच्छा होना, बुखार या ठंड लगना प्रमुख लक्षण उभर करके आते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी, कैल्शियम का खुराक लंबे समय तक ली जाए तो शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है जिससे गुर्दे की पथरी हो सकती है। एक जगह पे बैठे रहने से मोटापे के अलावा उच्च रक्तचाप और कैल्शियम का शरीर में अवशोषण कम होने से भी पथरी हो सकती है। बचाव करने के लिए तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। पानी 5 से 7 लीटर पिए। पूरे दिन में 5 से 7 लीटर पानी का डोज बढ़ा करके कर दे। आहार में सोडियम कम करें और क्या खाए क्या ना खाए, खाने में आपको ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। चॉकलेट, बीट्स, नट्स, पालक, स्ट्रॉबेरी, चाय और गेहूं के चोकर में ऑक्सलेट अधिक पाया जाता है। पशु प्रोटीन कम खाएं। पशु प्रोटीन में अम्लीय पदार्थ अधिक होता है और यूरिक एसिड में वृद्धि होता है। उच्च यूरिक एसिड से भी पथरी बन सकती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी चढ़े आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। किडनी स्टोन को बाहर करने के लिए क्या करें, किडनी स्टोन से हमेशा छुटकारा पाने के लिए ऐसा क्या करें कि किडनी स्टोन हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी हम देंगे अगले वीडियो में। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा।
उसको आप तीनों जगह से जा करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो का कि किडनी स्टोन को बाहर करने के लिए क्या करें क्या ना करें, बाहर कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में तीनों जगह आपको दे दूंगा। उसमें हमने बताया है किडनी स्टोन बनने का कारण, वजह और क्या खाए और क्या ना खाए, इसके बारे में उस वीडियो में हम बताए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख ले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किडनी स्टोन कितने प्रकार होते हैं और कि किडनी स्टोन बाहर निकालने के लिए क्या करें। किडनी स्टोन 6 प्रकार के होते हैं। 80% पथरी यानी कि स्टोन कैल्शियम के बने होते हैं। दूसरा नंबर, कैल्शियम ऑक्सलेट के कुछ पथरी बने होते हैं। तीसरी नंबर पे है कुछ पत्थर कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। चौथे नंबर पे है यूरिक एसिड पत्थर और 5वें नंबर पे है संक्रमक पत्थर। 6ठे नंबर पे सिस्टीन पत्थर होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया 80% स्टोन यानी कि पथरी कैल्शियम के बने होते हैं और कुछ कैल्शियम और ऑक्सलेट के बने होते हैं तथा कुछ कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। बाकी पत्थर यूरिक एसिड पत्थर, संक्रमक पत्थर और सिस्टीन पत्थर होते हैं। तो चलिए इसके आगे हम जानेंगे। तो ये सभी पत्थरों का पहचान अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे नहीं पता लगता है कि किसको कैल्शियम हुआ है, किसको कैल्शियम पत्थर है, किसको कैल्शियम फॉस्फेट पत्थर है, तो किसको यूरिक एसिड पत्थर है, तो किसको संक्रमक पत्थर है, तो किसको सिस्टीन पत्थर है। तो ये सभी आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही कंफर्म होता है, ऐसे किसी को पता नहीं चलता है। तो आपको मैंने बताया 6 पत्थरों के बारे में। यही 6 पत्थर हमारे किडनी में बनते हैं, किडनी के बाहर भी बनते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस सभी स्टोन को बाहर करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा स्टोन बाहर निकल सके। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पानी का डोज कम से कम 5 से लेकर के 7-8 लीटर तक आपको पानी 24 घंटे के अंदर पीना है। हाँ, ऐसा है कि पानी पीने से पेशाब अधिक होता है, लेकिन पेशाब के वजह से पानी पीना कम ना पड़े। शरीर को स्वस्थ रखना है, किडनी स्टोन को बाहर करना है, थोड़ा सा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपको 5 से लेकर के 8 लीटर तक आपको पानी प्रतिदिन पीना है। और दूसरी है कि आप मार्केट से जाकर के आप कुर्थी का दाल ले लीजिए। दाल आपको 80 से 100 रुपये तक पर केजी आपको मिल जाएगा। उसको ला करके घर पे आप चाहे तो शाम को भिगो करके सुबह फ्रेश होने के बाद, मुंह धोने के बाद आप आकर के कुर्थी को डायरेक्ट खा ले और उस पानी को भी पी ले, या तो उसको औंट करके सुबह में खाली पेट खा लेना है और उसके बाद औंटा हुआ पानी भी प्रतिदिन पी लेना है। आपको ये 1 माह तक लगातार रखना है। उसके साथ में हिमालय कंपनी का आता है साइस्टोन टैबलेट। इस टैबलेट को आप 1-1 गोली सुबह शाम 1 माह तक अगर लगातार रखते हैं, रेगुलर रखते हैं इस दवा को, तो मैं चैलेंज लेता हूं कि 1 माह के अंदर आपका 5 से 7 mm तक स्टोन बाहर निकलने का मैं दावा करता हूं। कि मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूं, 5 से 6 mm तक स्टोन आपका बाहर निकालने का मैं इसी तरह दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं स्वयं अपने पे, दूसरे किसी के भी बात नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं मैंने अपने पे ये उपयोग किया है और बाहर निकाला है। तो अगर आप लोग ये 3 चीज रेगुलर रखते हैं, सबसे पहला 5 से 8 लीटर तक पानी को रेगुलर 24 घंटे के अंदर आपको पीना है। दूसरी, कुर्थी का दाल आपको पर डे लेना है। शुरुआत में थोड़ा सा वो मतलब कि कड़वा लगता है, लेकिन बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। आपको उसको सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करके खाना पड़ेगा, क्योंकि दवा मीठा नहीं होता है, कोई भी दवा खट्टा ही होता है, कड़वा ही होता है, माहौर ही लगता है। तो आपको उसे बर्दाश्त करके खाना ही पड़ेगा। 50 पहले शुरुआत आप 50 ग्राम से करें, 5 दिन के बाद आप 100 ग्राम प्रतिदिन डेली ले। अगर आपको संभव हो तो कुर्थी के दाल को आप शाम को भी इस्तेमाल करें, इससे आपको अधिक फायदा मिलेगा।
और एसाइस्टोन हिमालय कंपनी का टैबलेट जो आता है, एक डिब्बा आपको 1 माह तक पूरे चलेगा। अगर ये तीनों उपाय आप लगातार 1 माह तक रखते हैं, ये मैं पूरे अनुभव कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं स्वयं अपने ऊपर मैं इसका इस्तेमाल करके देख चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोन 5 से 6 mm तक हो तो भी मैं बाहर करने का दावा करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टोन स्वयं 5 mm का था, जिसे मैंने 1 माह के अंदर ही, 1 माह से ज़्यादा नहीं जाने दिया, 1 माह के अंदर ही मेरा कब स्टोन बाहर आया ये मुझको खुद नहीं पता चला कि मेरा स्टोन बाहर है कि नहीं। मैं पूरे 1 माह के बाद जा करके अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि मेरा स्टोन है ये नहीं है, स्टोन अभी तक बाहर निकल चुका था। 1 माह के अंदर बाहर हो सकता है। ये 3 अगर उपाय आप रेगुलर करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे दूं कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गा ऐसा कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका यूरिक एसिड बने, कैल्शियम अधिक मात्रा में बने, जिसके वजह से स्टोन बनने का कारण उत्पन्न हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि गैस और एसिडिटी, इससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएंगे, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, क्या ऐसा करें कि गैस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि गैस क्यों बनता है, उसके बारे में जानेंगे। गैस किन किन कारणों से बनता है उसके बारे में जानेंगे। और गैस बनने का मुख्य कारण बनता है कि हम लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उस भोजन को हम गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से गैस बनने की कारण बनती है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि गैस बनता है, ऐसा क्या है कि जिसको हमको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि खाना के साथ पानी पीना। आप जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि इसलिए भोजन जब किया जाता है तो भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय रस बनता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। जब हम भोजन के साथ पानी पीते हैं, अग्नाशय रस जब बनता है भोजन को पचाने के लिए, जब पानी पी लिया जाता है तो वो अग्नाशय रस जो होता है वो खत्म हो जाता है। जो अग्नि बनती है भोजन को पचाने के लिए वो अग्नि बुझ जाती है, जिसके वजह से खाना जो खाते हैं हम लोग, जो भोजन करते हैं, वो पेट में ही जा करके सड़ने लगता है, जिसके वजह से एसिडिटी, फैट का प्रॉब्लम होने लगता है, गैस बनने लगता है। इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अगर खाने के साथ मतलब कि भोजन सड़क जाए या अटक जाए, जब भोजन किया जाता है तो हुचकी आने लगती है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो उसके लिए आपको 1 से 2 घोंट पानी को पी लेना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप पूरा गिलास पानी न पिए, आप 1 से 2 घोंट ही पानी को पिए, जिससे कि आपका अग्नाशय भी न बुझे, जो अग्नि बना है वो न बुझ पाए और आपका भोजन भी अच्छा तरह से डाइजेस्ट हो सके, पच सके। और इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर खाते समय पानी नहीं पिए तो कब पिया जाए। रही बात कि पानी कब पीना चाहिए, तो पानी आप खाने के 2 घंटे बाद पिए या खाने से 2 घंटे पहले आप पानी को पी ले, ताकि आप खाना खाएं उसके बाद आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही रहे, आपका पाचन शक्ति अच्छा से वर्क कर सके, जिसकी वजह से आपका भोजन अच्छे तरीके से पच सके और गैस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, गैस का सामना नहीं करना पड़ेगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए सबसे पहला ये हो गया कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। और दूसरी इसमें क्या है कि एक अनाज के साथ में दूसरा अनाज नहीं खाना चाहिए। जैसे कि दाल चावल, आप दाल चावल खा रहे हैं तो दोनों अनाज है, जब 2 अनाज एक साथ में जाता है तो पचने में मुश्किल होता है। जब दाल चावल को खाया जाता है तो उसे पचना बहुत ही कठिन होता है और उसी तरीके से पच नहीं पाता है। 2 अनाज को एक साथ में न खाएं। अगर आप 2 अनाज को एक साथ में खा रहे हैं तो उसके लिए आपको कभी खाना खा करके बैठना नहीं चाहिए। पहले के लोग थे तो वो खाना खाते थे, नाश्ता के बाद जा कर के खेत में हल कुदारी चलाने लगते थे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना होता है तो कोई वाहन का सुविधा लेकर के ही जाता है। पहले के लोग थे तो 1 किलोमीटर क्या मीलों मील पैदल ही चले जाते थे, तो उससे उन लोगों का खाया हुआ भोजन पच जाता है।
और आजकल के लोगों में ऐसा परिस्थिति हो गया है कि खाते हैं और तुरंत बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं, या खाते हैं अगर जॉब पे उनको जाना होता है तो खाने के बाद अपना बाइक या अपना वाहन का व्यवस्था करेंगे और खाने के बाद बैठ करके अपने जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन पहले इस तरह नहीं था, पहले साइकिल से लोग जाते थे आते थे, तो साइकिल चलाने में उन लोगों का जो भोजन था वो डाइजेस्ट हो जाता था, पच जाता था, अच्छे तरीके से पचता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन आपको कम से कम 1 घंटा कसरत या व्यायाम करना है। आप घर के कोई काम या कसरत या जिम कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है कि अनाज के साथ में फल का सेवन ना करें। अगर आप अनाज खाते हैं तो अनाज पचने में बहुत टाइम लगता है, और अनाज के साथ में अगर आप फल को खाते हैं तो अनाज जो खाए हो वो तो सही तरीके से अभी तक पच नहीं पाया होगा, और उसके ऊपर से अगर आप फल खाते हैं तो फल तुरंत नहीं पच पाता है, फल सड़ने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप प्लीज़ अनाज के साथ फल का सेवन न करें, अनाज के साथ आप हरी सब्जी का सेवन करें। आप अनाज के साथ सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। जैसे कि अगर 1 कटोरी आप चावल लेते हैं तो 2 कटोरी आपको सब्जी लेना है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आप जो भोजन किए हैं उसे पचाने में आसानी होगी। तो आप फल को और अनाज को दोनों को अलग अलग भाग में सेवन करें। अगर आप अनाज खाए हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आप फल का सेवन करें। अगर आप फल खाते हैं तो फल पचने में बहुत आसान होता है, इसलिए कि वो अनाज नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। गैस को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताएंगे, जिससे कि आपका गैस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेलपत्र, जो हिंदू धर्म में शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उसी बेलपत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बेर भी कहते हैं। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है, उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं, आपको गैस बहुत अधिक बना है उसे तुरंत कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बेल के 2 से 3 पत्ते ले करके, जो हरा कचनार होता है, जो कलसा वाला तुरंत का ताजा पत्ता होता है, वो पत्ता आपको 2 से 3 तोड़ लेना है और उसको खा करके पानी पी लेना है। लेकिन आप सावधान हो जाए, अगर आपको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे को ना अपनाएं। अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं और गैस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दूसरा नुस्खा क्या है इसके बारे में भी जान ले। अगर आपको गैस बन रहा है तो आप प्लीज जीरा पानी का सेवन करें। आप 1 से 2 कप पानी ले करके उसमें 2 से 3 चम्मच जीरा डाल ले, उससे उस जीरा को आप औंट करके, जीरा को छान करके रख दे और उस पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके आप सेवन करें, जिससे कि आपका गैस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको गैस का प्रॉब्लम है तो आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम गैस को तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि गैस को कैसे ठीक कर सकते हैं, गैस से तुरंत छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं, उस पेड़ के पास, उस पौधे के पास, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों से कि पुराने से पुराने गैस, पुराने से पुराने गैस्ट्रिक, गैस से परेशान है, कब्ज से परेशान है, तो आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, गैस से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो हम इसी के बारे में हम आप लोगों से आज बताने वाले हैं कि गैस से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी सस्पिशन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं उस पेड़ और उस पौधे को दिखाना चाहते हैं, जिस पेड़ के पत्ते से, जिस पौधे के पत्ते से हमारा गैस हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, हम गैस से छुटकारा पा सकते हैं, हमारे पुराने से पुराने गैस्ट्रिक से निजात पा सकते हैं, उसी को हम दिखाना चाहेंगे। अब चलते हैं पौधे के पास। तो चलिए हम अब आ गए हैं उस पेड़ पौधे के पास,
जिसके बारे में हम आप लोगों से बताना चाह रहे थे। यही है वो पौधा, यही है वो पत्ते जिसके बारे में हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। ये बेल पत्र है। बेल का जो होता है ना, जिसे हम लोग बेल कहते हैं, वही बेल पत्र है जो शिव भगवान को पूजा में चढ़ाया जाता है। उसी बेल पत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। आपका कितना ही पुराना गैस हो, कितना ही ज़्यादा गैस हो, उसमें छुटकारा दिलवाने के लिए ये बेल का पत्ता मात्र 2 से 3 जो पुलई का पत्ता होता है ना, अभी तो हम नहीं दिखा पाए रहे हैं, इसलिए कि इसमें पुलई का पत्ता जो है वो सभी पुराने हो चुके हैं। चलिए प्रयास करते हैं आप लोगों से दिखाने के लिए। चलिए देखिए, ये जो तो इसमें जो ये पत्ता होता है ना, ये पुलई का पत्ता होता है। इसमें से 2 से 3 पत्ते, जैसे कि मेरे हाथ में आप लोग जी मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 से 3 पत्ते आ गए हैं। इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए, ये 2 पत्ते हैं। कितना ही भी भयानक गैस हो, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। सुबह में इसे खाली पेट 2 पत्ते को लेकर के कूच कर खा लेना है, जिससे हमारे गैस को तुरंत खत्म कर देगा। हमारे अंदर जो गैस बनता है उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है, कितना ही भी भयानक गैस हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। जिस व्यक्ति को सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग इस नुस्खे को नहीं अपनाए। इस नुस्खे को अपनाने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कि जो सर्दी वाला पेशेंट है, वो जब ये पत्ते लेंगे तो इससे उनका सर्दी दुगुना बढ़ जाएगा। इसलिए सर्दी एलर्जी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो बेल का पत्ता बिल्कुल ना लें। ऐसे आप लोग आयुर्वेद चिकित्सा से आता है, जो कि पॉकेट में भी आता है, डिब्बे के साथ भी आता है बेलपत्र। उस बेलपत्र को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं दूसरा अंग्रेजी के साथ भी बता देता हूँ, अंग्रेजी दवा के साथ भी, कि एक आता है अंग्रेजी कैप्सूल में जिसका नाम है रेबिटेक एलएसआर। रेबिटेक एलएसआर जो आता है, कितना पावरफुल कैप्सूल है, जिससे कितना ही पुराना गैस्ट्रिक हो उससे छुटकारा मिल जाता है। उसे खा लेने से तुरंत छुटकारा मिलता है। तो आप मार्केट में पता कर लीजिए, रेबिटेक एलएसआर कोपरान कंपनी का आता है, जिससे खाने से आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ, गैस बने, लेकिन वो सब उनके खान पान से ही गड़बड़ होता है। तो मैं ये सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने खाने पीने में कंट्रोल कीजिए। खान पान में तेल, मर्चा, मसाला ये सब बिल्कुल कम कर दीजिए। मांस, मछली वगैरह वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ ना खाए जिससे कि गैस बने। तो आप इस चीज़ से छुटकारा पाए, सबसे पहले अपने खान पान पे कंट्रोल करें। खान पान पे कंट्रोल करेंगे तभी ही आप स्वस्थ रहिएगा। मैं स्वयं ही गैस का पेशेंट हूँ, लेकिन कभी भी दवा खाने की मुझे नौबत नहीं आती है। इसलिए दवा खाने की नौबत नहीं आती है क्योंकि हम ऐसा सुपाच्य भोजन ही नहीं खाते हैं जिससे हमको गैस बने। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे इस नुस्खे के बारे में। तो चलिए आज हम लेकर के आ गए हैं क्रैब यानी कि केकड़ा। तो केकड़ा के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। केकड़ा खाने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, केकड़ा मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। और केकड़ा खाने से 6 भयंकर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि वो कौन कौन से 6 भयंकर बीमारी है जिससे कि आपको केकड़ा खाने से वो बीमारी दूर हो सकता है, वो बीमारी छूट सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। विश्व के किसी कोने में चले जाइए, आपको वहाँ पे कोई ना कोई एक केकड़े का प्रजाति आपको मिल ही जाएगा। जिसमें से एक प्रजाति हमारे पास है जिसे हम लोग पहाड़ी केकड़ा बोलते हैं। कौन कौन से भयंकर बीमारी केकड़ा खाने से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे पास केकड़े के एक प्रजाति है, वो यही है और इसे हम पहाड़ी केकड़ा बोलते हैं। क्रैब्स मीट यानी कि केकड़ा का मांस सेवन करने से शरीर को तमाम फायदे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए
इसका सेवन हानिकारक भी होता है। हमारे खान पान का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाए रखने के लिए लोग तमाम चीज़ों का सेवन करते हैं। आज के समय में सी फूड खाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सी फूड का सेवन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दुनिया भर में लोग कई तरह के सी फूड का सेवन करते हैं। सी फूड खाने वाले शौकीन क्रैब्स यानी कि केकड़े का सेवन जरूर करते हैं। स्वास्थ्य के लिए अनेकों गुणों से युक्त होता है, लेकिन अगर इसका सेवन सही तरीके से नहीं किया जाए तो इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। क्रस्टेशियम यानी कि कड़े खोल वाले केकड़ों की प्रजाति तमाम तरह के केकड़े होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्रैब्स यानी कि कुछ केकड़ों का सेवन ही लोग करते हैं। यह समुद्री भोजन तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो आइए अब हम जानेंगे केकड़े के फायदे और नुकसान। क्रैब मीट में पाए जाने वाले पोषक तत्व यानी कि केकड़े में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। केकड़े के मांस में यानी कि क्रैब मीट में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और अनेक पोषक तत्व मौजूद होता है। क्रैब मीट यानी कि केकड़े के मांस भूरे रंग का होता है और इनमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। क्रैब मीट में विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व प्रमुखता से पाए जाते हैं। केकड़े के मांस को आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। विटामिन, सबसे पहला विटामिन B12, दूसरा है फोलेट, तीसरा है आयरन, चौथा है सेलेनियम, पांचवा है जास्ता, आठवां है नियासिन, सातवां है कैलोरी, आठवां है प्रोटीन और नौवां है फास्फोरस। क्रैब यानी कि केकड़े के मांस खाने के फायदे जाने। केकड़े के मांस खाने के फायदे। क्रैब मीट में प्रचुर मात्रा में मौजूदा प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों का विकास करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूदा विटामिन ओमेगा 3 और सेलेनियम भी शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। नियमित रूप से केकड़े के मांस का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग इसका खूब सेवन करते हैं। क्रैब मीट के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 5 ऐसे बीमारी है जिनको आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला बीमारी है एनीमिया की समस्या। मांस यानी कि क्रैब मीट का सेवन एनीमिया की समस्या में बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूदा पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12 और फोलेट, आयरन एनीमिया की समस्या में बहुत फायदेमंद होते हैं। विटामिन की कमी से होने वाली एनीमिया में कम हुई लाल रक्त कोशिकाओं के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। और दूसरी बीमारी है हार्ट के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। हार्ट की समस्या, हार्ट की बीमारी, जिस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए भी क्रैब मीट का सेवन करने से दिल का स्वास्थ्य ठीक रहता है और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों के बचाव में भी ये फायदेमंद माना जाता है। क्रैब मीट में मौजूदा ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूदा महत्वपूर्ण पोषक तत्व ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकते हैं, रक्त के थक्कों को कम करने का काम करते हैं। और तीसरा है दिमाग को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होता है केकड़े का मांस यानी कि क्रैब मीट। केकड़े का मांस दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। सप्ताह में कम से कम एक बार सी फूड का सेवन मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। क्रैब मीट का सेवन करने से अल्जाइमर जैसे रोग का खतरा कम हो जाता है। क्रैब मीट में मौजूद ओमेगा 3 दिमाग की सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। और चौथा बीमारी है हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है केकड़े का मांस। हड्डियों को स्वस्थ रखने और मजबूत बनाने के लिए क्रैब मीट का सेवन जरूर करना चाहिए। क्रैब मीट में मौजूदा फास्फोरस हड्डियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। क्रैब मीट में पाए जाने वाले फास्फोरस हड्डियों के साथ साथ दांतों के सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और पांचवा समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी क्रैब मीट के सेवन से ठीक हो जाती है।
क्रैब मीट उसमें भी फायदेमंद, ऑस्टियोपोरोसिस में भी फायदेमंद मानी जाती है। और छठा है प्रोटीन का अच्छा स्रोत। क्रैब मीट में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। केकड़े का मांस प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है। इसमें संतृप्त वसा की मात्रा नहीं होती है, जिसकी वजह से सेहत के लिए और उपयोगी हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन अच्छे गुणवत्ता का होता है। चलिए अब हम जानेंगे क्रैब मीट खाने से नुकसान क्या क्या होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरा जब भी वीडियो चले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जानेंगे हम कि क्रैब मीट खाने से नुकसान क्या क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। केकड़े के सेवन से स्वास्थ्य को फायदे होती ही है, लेकिन कुछ लोगों को इसके सेवन से नुकसान भी उठाना पड़ता है। हम जानेंगे कि किस किस परिस्थिति में ये नुकसान पहुंचाता है और किन लोगों के लिए ये नुकसानदायक होता है। सबसे पहला है सीलिएक रोग। ग्लूटोन के प्रति संवेदनशीलता वाले लोगों को क्रैब मीट के सेवन से बचना चाहिए। दूसरा है केकड़े के मांस में कैडमियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसका अधिक मात्रा में सेवन करने से विषाक्त होती है। तीसरा है केकड़े में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा है गर्भवती महिलाओं और बच्चों और कुछ वयस्कों में इसके सेवन से फूड पॉइजन की समस्या हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि केकड़े के मीट के सेवन से जुड़ी दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप खान पान के वजह से होने वाली किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो इसका सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक की राय जरूर ले। क्रैब मीट के सेवन से यानी केकड़े के मीट के सेवन से होने वाले फायदे और नुकसान से जुड़ी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।